एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, यकीनी तौर पर ये बहुत अहम मौका है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इससे? आने वाले दिनों में हम क्या इससे मज़ीद उम्मीद रख सकते हैं? पहले तो ये तो इनडायरेक्ट टॉक्स होने का एहतमाल है, क्योंकि ईरान और अमेरिका एक दूसरे को रिकग्नाइज़ नहीं करते, जिसका मतलब ये होगा कि वो एक कमरे में बैठे होंगे और ईरान का वफ़द दूसरे कमरे में होगा और पाकिस्तान पहले उनके पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा और पहले गो में तो वो अपनी अपनी प्रपोजल्स दोहरा देंगे और कोई भी फ़रीक कंसेशन देने को तैयार नहीं होता शुरू में, क्योंकि डर ये होता है कि अगर मैंने कंसेशन दे दी तो दूसरा फ़रीक जो है वो वहाँ से शुरू करेगा मामले को। तो इसलिए सहूलतकार को ये करना होगा कि वो देखेगा कि दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली पूछे कि आपके लिए कौन सी एक ऐसा मामला है जिस पे आप कंसेशन देने को तैयार हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दोनों डटे रहें और कोई फ़ैसला हो जाए। दोनों को कोई ना कोई अपनी पोजीशन कंसीड करनी पड़ती है, तो पाकिस्तान को काफ़ी बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा और फाइनली मेरे ख्याल में दोनों साइड से एक एक चीज़ निकलेगी कि हम इस पे राय दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ये राय दे सकता है कि हमने सैंक्शंस 40 साल से लगाई हुई हैं, आपकी तबाही बहुत हो गई है, तो चले मैं सैंक्शंस उतारते हैं, बशर्ते कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें। तो आगे वो ईरान आके कि आपका क्या ख्याल है, ये उनका ये ख्याल है, तो वो कहेंगे कि ठीक है हम ये कर सकते हैं, या वो कहेंगे नहीं जी हम ये नहीं कर सकते हैं। तो ये बार बार ये मामलात जो हैं वो चलेंगे। फिर बीच में ये भी होता है कि कभी कभार इनफॉर्मली लोग मिल भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर चाय पे मिल लिया, लंच पे मिल लिया, और जो ब्रेक हो गई जिसमें कैमरास नहीं होते हैं, तो वो बेशक एक दूसरे से डायरेक्टली रस्मी तौर पर नहीं मिल सकते हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन गैर रस्मी तौर पर मिल भी लेते होते हैं। तो वो उसमें भी कई बार कुछ मसाइल जो हैं हल हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से पाकिस्तान को काफ़ी बैक एंड फोर्थ करनी पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान खुद भी कुछ तजावीज़ लेकर जाए उनके पास कि हमारे ख्याल में अगर आप ये कर दें और ईरान ये कर दे तो मामला आगे चल सकता है। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये तजावीज़ दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी। और ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो फ़िलॉसफी है, उन्होंने अपनी टीम को वही बताया होगा कि आपने ब्रिंकमैनशिप करनी है, आपने आखिर वक्त तक जाना है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है ना, दी आर्ट ऑफ डील में, कि आप आखिर वक्त तक जाएं और जब डोर टूटने लगे तो आप सौदा कर लें या कोई फैसला कर लें। तो मेरे ख्याल में ईरानी भी तकरीबन इसी तरह ही है, वो भी बड़े टेनेशियस नेगोशिएटर्स हैं, वो भी यही करेंगे। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दोनों साइड्स इस वक्त चाहती हैं कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। तो तजवीज़ अब तो इनडायरेक्टली आएंगी। चाइना ने हमेशा पसे पर्दा काम किया है, आपने देखा है कि उन्होंने कभी बड़कबाजी नहीं की, उन्होंने कोई बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे नहीं किए। अलबत्ता पाकिस्तान चीन के साथ यकीनन मुकम्मल राब्ते में। आपको याद होगा जब चार वज़राए ख़ारजा जहाँ मिले थे, तो उसके फ़ौरन बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा ने डैश किया था चीन को जाकर, चीन में वो एतमाद में लेना चाहते। तो मुझे यकीन है कि चीन के साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा का राब्ता होगा। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि चीन एक बराह रास्त फ़रीक है इसमें, क्योंकि वो बाकायदा ईरान की उसने हमायत की है, सिक्योरिटी कौंसिल में वीटो किया है उस करारदाद को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए थी। तो चीन जो है बिल्कुल उनका साथ देगा। और पाकिस्तान के ऊपर भी एतमाद की एक वजह ये भी बनी कि चीन का पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है और चीन का ईरान के साथ भी बड़ा एहतराम का रिश्ता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि चीन जो है वो भी जो भी समझौता आप करेंगे उसका साथ देगा। जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो 100% है जी, वो तो क्योंकि अमेरिका के लिए अब वो इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया है कि वो हमने खुलवानी है। और उन्होंने चूँकि खुद कोशिश करके देख ली, अस्करी तौर पर भी कोशिश कर ली, अपने इत्तेहादियों से अपील करके भी देख ली, तो नहीं हो रहा था। तो चुनाचे वो चाहेंगे कि उसको बिल्कुल मेज़ पर रखें और सबसे पहले करें। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम आप बात कर रहे हैं, ईरान तो पहले ही राज़ी था ना जी, लेकिन अब हुआ ये है कि ईरान ने इस दौरान में कुछ न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% तक भी ले गए हैं। अब उस पर क्या वो राज़ी होते हैं? वो फिर उसी सूरत में राज़ी होंगे कि इसको मैं नीचे लेकर आऊँ अगर कोई अमेरिका बड़ी कंसेशन देता है उनको। अच्छा, वो बड़ी कंसेशंस क्या हो सकती हैं? ईरान ने जो अपने 10 नुकात दिए हैं उनमें एक तो ये है कि आप हम पे सैंक्शंस उतारें,
ठीक है जी। और दूसरी दी हुई है कि हमारे जो नुकसानात हुए हैं उसका अजाला करें, और तीसरी कहा है कि आप अपने खलीज से अड्डे ले जाएं, और फिर साथ में उन्होंने कहना है कि आप इसराइल को कहें कि लेबनान पर जंग रोक। ये 4 नुकात में से अमेरिका कोई 1 या 2 नुकात उठाएगा, जिसके जवाब में ईरान भी वहां से अपनी तरफ से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई कंसेशन देगा या न्यूक्लियर साइड पे कोई कंसेशन देगा। अब इस मेन्यू पे नेचुरली इन लोगों के पास अपने पत्ते होंगे, वो कुछ सोच कर आए होंगे कि हम किस चीज पे कंसेशन देंगे और उनसे कौन सी कंसेशन लेंगे। पर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस और लेबनान पे बमबारी रोकना जो है वो ईरान के लिए बहुत ही अहम होगा, और अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। लेकिन क्या ये डील तोड़ देगा? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि मामला थोड़े आगे चलेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी पूरा जोर लगाएगा कि आप लेबनान में जो लोग मार रहे हैं, जिस तरीके से मार रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। गैर इंसानी किस्म का फेल है वहाँ पे, और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ काम करना पड़ेगा नेतन्याहू साहब के साथ कि भाई आप ये मत कीजिए, क्योंकि पूरे अमन मज़ाकरात जो है वो खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईरान चाहेगा कि कोई ना कोई मामला आगे चले, और यकीनन वो लेबनान के बारे में कोई कंसेशन नहीं देना चाहेगा, और पाकिस्तान भी शायद मेरे ख्याल में ये उन पर जोर डालेगा कि जनाब आप ये रुकवाएंगे।